मोदी सरकार की 6 साल पूरे हो चुके हैं। आइए जानते हैं केंद्र सरकार में इन 6 सालों में उनकी 6 बड़ी उपलब्धियां। कश्मीर के लिए उन्होंने 370 में संशोधन किया, जो कि एक अहम फैसला था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए एक अहम मुद्दा रहा। आर्टिकल 370 और 35A के तहत कश्मीर को दिए जाने वाले विशेष प्रावधान हमेशा से विवाद का एक विषय रहे। इसी कश्मीर के लिए बीजेपी ने एक पृथक पार्टी जनसंघ के पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया कि देश में एक विधान और एक संविधान होना चाहिए। पहले जनसंख्या और फिर बीजेपी इस मुद्दे पर काम करती रही। 2014 में भी मोदी सरकार जब बनी थी तो भी उसकी प्राथमिकता यही थी, लेकिन यह पूरी नहीं हो पाई। तब बीजेपी ने कश्मीर को लेकर थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सैयद की पार्टी PDP के साथ सरकार बनाई थी। बाद में सैयद के निधन के बाद महबूबा के साथ सरकार बनी, लेकिन फिर बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा। मई 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह के रूप में देश का गृह मंत्री तय हुआ। उसके कुछ ही महीने के बाद कश्मीर धारा 370 को ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ ही कश्मीर का विषय राज्य का दर्जा ख़त्म हो गया। उतना ही नहीं, ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी कि उसने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रित शासित प्रदेश में बांट दिया। एक हिस्सा जम्मू कश्मीर जिसमें विधानसभा थी, दूसरा हिस्सा लद्दाख जो विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। कश्मीर पर लिए गए इस फैसले के विपक्ष ने लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन फिर यह पूरा ऐतिहासिक के साथ मोदी सरकार अपने इस फैसले को लागू करने में। दूसरा फैसला पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक। 1947 के बंटवारे के वक्त से ही हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने आमने सामने की जंग में हमेशा मुंह की खाई है, लेकिन इसलिए वह आतंकवादियों के जरिए कभी कश्मीर तो कभी भारत के दूसरे हिस्से को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे। चूँकि ये जंग आमने सामने की नहीं, तो कई बार ये चाहते हुए भी भारत इसका जवाब नहीं दे पाया। लेकिन जब मोदी ने सरकार के पहले कार्यकाल में 18 सितंबर 2016 को उड़ी पर आतंकी हमला हुआ तो उसका बदला उन्होंने लिया। ये मोदी सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति ही थी जब हमारे जवानों ने सरहद पार करके अधिकृत कश्मीरी सर्जिकल स्ट्राइक करने का आदेश दिया। 28 सितंबर 2016 को भारत के कमांडोज सीमा पार गए, POK में बने आतंकवादी लॉन्च पैड तबाह कर दिए। फिर वे वहां से वापस लौट आए। इतना ही नहीं, उन्होंने 14 फरवरी 2019 को बालाकोट में आतंकी हमला हुआ और CRPF के हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो मोदी सरकार ने फिर इसका भी बदला लिया। इस बार उन्होंने 26 जनवरी को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट ने बॉर्डर पर किया पाकिस्तानी सीमा में बने आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया। बिना बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति के दुश्मन देश के अंदर अपने जवानों को भेजना और हमले के बाद उन्हें सकुशल वापस लेना संभव नहीं था उनके लिए। लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने अपने पहले ही कार्यकाल में ये 2 बड़े काम करके दिखाए। तीसरा कार्य अल्पसंख्यकों के कुप्रथा 3 तलाक का खात्मा। विपक्षी दलों के तमाम आरोपों के बावजूद मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया और एक झटके में ही 3 तलाक को ख़त्म कर दिया। हालांकि मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन जब मई BM मोदी दोबारा सत्ता में आए तो उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को पास करवा दिया और राष्ट्रपति राम कोविंद के हस्ताक्षर के बाद ये अध्यादेश कानून बन गया। और फिर 1 अगस्त 2019 से देश में एक झटके में ही इसको लाया गया और 3 तलाक को एक अपराध बताया गया और इसमें इस कानून को लाया गया। अपने पहले ही कार्यकाल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़ा एक फैसला लिया। इस फैसले के तहत मोदी सरकार ने हज पर दी जाने वाली सब्सिडी को ख़त्म कर दिया।
चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मिली नई पहचान। 2014 में ही जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विपक्षी उनकी एक बात के लिए लगातार आलोचना कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी खूब विदेशी यात्रा करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि विदेशी यात्रा के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनाई है। पीएम मोदी के अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर नतीजे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमेरिका जैसे देशों ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा वह इस्लामिक देशों से भी मोदी ने अच्छे संबंध बनाए। इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के ऐतराज के बाद भी 2019 में मुस्लिम देशों के संगठन भारत को मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था। तब की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसमें शामिल थी। इसके अलावा धारा 370 हटाने का फैसला हुआ और पाकिस्तान के ऐतराज के बाद भी मुस्लिम देश भारत के साथ खुलकर खड़े हो पाए। गरीब सर्वेक्षणों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। पांचवा बड़ा कार्यकाल। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी थी, जो पूरे देश की राजनीतिक को एक उसने नई दिशा दी। इस फैसले के पैमाने पर विरोध हुआ, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। वह आरक्षण को लेकर कई नए फैसलों पर बात कर रहे थे। फिर ये 2015 में जब बिहार में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर एक बयान दे दिया था। तब बीजेपी और लोजपा एक साथ थे, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। मोहन भागवत के आरक्षण देने वाले बयान को बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ और वह सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद राजनीतिक दलों में आरक्षण को छू लेने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल के चरण में सर्वेक्षण के 10% आरक्षण का प्रावधान किया। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ने मंजूरी देकर इस कानून को लाया गया और नौकरी से लेकर शिक्षण संस्थानों में एडमिशन तक लेकर सर्वेक्षण को 10% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो गया। जनवरी 2019 में लिए गए इस फैसले ने मोदी सरकार के कार्यकाल के रास्ते को तय करने में एक अहम भूमिका निभाई। छठा फैसला, नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी दी गई। ये एक ऐसा फैसला था जिसके खिलाफ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए, कई लोग मारे गए और कई सैकड़ों घायल भी हुए, लेकिन सरकार ने अपने फैसले पर अड़ी रही और इसी फैसले के तहत वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए नागरिकता के नए प्रावधान लेकर आए। 10 जनवरी 2020 को इस कानून के लागू होने से तीनों देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता हासिल करना आसान हो गया। नागरिकता के नए प्रावधान में मुस्लिम का जिक्र नहीं था, जिसका व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। इस विरोध की असली वजह थी कि वह कानून से 6 महीने पहले ही असम एनआरसी की अंतिम लिस्ट आई थी। इसमें करीबन 19 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं था, जिसमें अधिकांश लोग बहुसंख्यक थे। इसके बाद असम बीजेपी ने एनआरसी को लिस्ट को लेकर खारिज कर दिया। बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने पहले लोकसभा में फिर झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह पूरे देश में एनआरसी होगा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीएए लाया ही इसलिए गया है कि असम में एनआरसी के जरिए बहुसंख्यकों के नाम को लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, उन्हें वाया सीएए नागरिकता दी जाए। इसके खूब विरोध हुआ। फिर मोदी सरकार की ओर से साफ कर दिया गया कि अब एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है और तभी कोरोना आ गया और विरोध प्रदर्शन खत्म। भारत के 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण इस मीडिया में एक छोटे रूप से नोटबंदी कहा गया। एक नोटबंदी भी एक ऐसा फैसला था जो काले धन के लिए थोड़ा लाभदायक फायदा इसका हुआ। 8 नवंबर 2016 को 8 बजकर अचानक आरएसटी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अचानक राष्ट्र को किए गए संबोधन के द्वारा की गई। इस संबोधन में टीवी के द्वारा किया गया इस घोषणा में 8 नवंबर की आधी रात से ही 500 और 1000 के नोटों को खत्म करने का ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य केवल काले धन पर नियंत्रण नहीं बल्कि जाली नोटों से छुटकारा। लगभग 400 साल से चले राम मंदिर का निर्माण कार्य भी बीजेपी के कार्यकाल में हुआ और इसका निर्णय
हिंदू संगठन के पक्ष में आया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी जो बीजेपी के कार्यकाल में हुई। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के लिए कर रिकॉर्ड के अनुसार हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। इसने सरकार को मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक तौर पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया। साथ ही पीएम मोदी ने घोषणा की कि सरकार द्वारा अधिकृत 67 एकड़ जमीन ट्रस्ट को भी दी जाएगी। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक विवाद था जो 90 के दशक में ज़्यादा उभर कर आया। इस विवाद का मुद्दा ये राम भूमि, जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर था। विवाद इस बात को कर रहा था कि हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिद बनाया गया, मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गई थी। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे उन्होंने 1992 में दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वह राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भूमि का शीर्षक मामला दर्ज कराया गया जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ 1.12 हेक्टेयर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 रामलला यानी हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड और शेष 1/3 निर्माणी अखाड़े को दिया जाना था। यह भी एक बहुत अहम फैसला था जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकाल और मोदी जी के कार्यकाल में हुआ।